इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल लीगलाइजेशन सर। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने सीपीसी के लेक्चर स्टार्ट किए थे, जहां पे हमने इससे पहले वाले लेक्चर हमने देखा था ऑर्डर 5 का रूल 1 से लेकर रूल 8 तक के प्रोविजंस के बारे में, जहां पे बताया गया था इशू ऑफ समन कि समन कैसे इशू किया जाता है। तो आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं ऑर्डर 5 के रूल 9 से लेकर के रूल 30 तक के प्रोविजंस के बारे में, जहां पे बताया गया है समन की तामील के बारे में। यहाँ पे हम जो भी इम्पोर्टेंट रूल्स होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले किससे, सर्विस ऑफ समन, समन की तामील कैसे की जाएगी, ठीक है ना, किस प्रकार से की जाएगी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे रूल 9 से लेकर रूल 30 तक के प्रोविजंस के बारे में। लेकिन उससे पहले यदि आपको मेरे लेक्चर रिलेटेड कोई डाउट है या लॉ से रिलेटेड कोई क्वेरी है, आप इस इंस्टाग्राम अकाउंट में फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे आपको जो भी डाउट है वहाँ पे आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले बात करें रूल 9 की। रूल 9 क्या बात करता है, न्यायालय द्वारा समन की तामील। अपनी यहाँ पे सबसे पहले किसके द्वारा तामील की बात की जा रही है, न्यायालय के द्वारा की जा रही है। अब यहाँ पे बैरेक्ट में देखते हैं कि उपनियम 1 अर्थात जो रूल 9 है उसका सब रूल 1 क्या बात करता है, जहां प्रतिवादी उस न्यायालय की अधिकारिता के भीतर निवास करता है जिसमें बात संस्थित किया गया है। अर्थात मान लीजिए ए नाम का कोर्ट है, इसके अंदर जो प्रतिवादी है वो निवास करता है, तो यहाँ पे क्या होगा कि वो न्यायालय द्वारा समन की तामील करवाई जाएगी, या फिर उस अधिकारिता के भीतर निवास करने वाला उसका ऐसा अभिकर्ता है जो समन की तामील प्रतिघट करने के लिए सशक्त है। अर्थात मान लीजिए यहाँ पे जो प्रतिवादी है वो तो नहीं रहता उसके अधिकारिता के अंदर, लेकिन उसका कोई ऐसा एजेंट रहता है, कोई अभिकर्ता रहता है जो क्या कर सकता है, क्या करता है, उसकी तामील को ग्रहण कर सकता है, उसको तामील का प्रतिग्रहण करने के लिए क्या है, सशक्त है, कैपेबल है। तो वहां पर जब जब तक न्यायालय अन्यथा निर्देश ना दे, अर्थात जब तक कोई न्यायालय ऐसा कोई अलग से आदेश ना दे, तब तक समन उचित अधिकारी को उसके द्वारा या उसके अधीनस्थ में से, अर्थात जो अधिकारी हैं या फिर उनके अधीनस्थ जो हैं उनमें से एक के द्वारा तामील किए जाने के लिए या न्यायालय द्वारा अनुमोदित कोरियर सेवाओं को परिदत्त या भेजा जा सकेगा। अर्थात यहाँ पे क्या है, या तो वो न्यायालय द्वारा डायरेक्ट क्या है, किसको दिया जाएगा, तामील करवाया जाएगा, या तो प्रतिवादी को या फिर प्रतिवादी का जो अभिकर्ता है, एजेंट है, जो क्या है तामील प्रतिग्रहण करने के लिए सशक्त है। तो वहां पर न्यायालय क्या कर सकता है, या तो अन्यथा निर्देश दे सकता है कोई, या फिर ऐसा निर्देश यदि नहीं देता है तो समन किसके द्वारा तामील करवाई जाएगी, वो कोई किसी अधिकारी के द्वारा, जिसको क्या करे न्यायालय बोले, या फिर उस अधिकारी की जो अधीनस्थ है उनमें से किसी एक के द्वारा, या फिर यदि न्यायालय द्वारा कोई ऐसा कोरियर सेवा अनुमोदित किया गया है, ठीक है ना। कोरियर के लिए क्या है कि एक पैनल बनाई जाती है न्यायालय न्यायालय के द्वारा, उसके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यदि कोरियर सेवा है तो उसके द्वारा भी क्या किया जा सकता है, समन की तामील करवाई जा सकती है। तो ये बताता है आपका सब रूल 1। उसके बाद है सब रूल 2। सब रूल 2 क्या बात करता है, उचित अधिकारी उस न्यायालय से जिसमें बात संस्थित किया गया है उससे भिन्न न्यायालय के अधिकारी हो सकेगा। अर्थात जिस अधिकारी को बोला गया है समन की तामील करवाने के लिए, अब ये जरूरी नहीं कि जिसमें संस्थित किया गया है मामला उसी न्यायालय का अधिकारी हो सकता है किसी अन्य न्यायालय का अधिकारी हो, वहां भी हो सकता है। और जहां पर वह ऐसा अधिकारी है, अर्थात किसी अन्य न्यायालय का अधिकारी है, तो वहां पे क्या होगा, वह समन उसे ऐसी रीत से भेजा जाएगा जो क्या करे, न्यायालय निर्दिष्ट करे, जैसा न्यायालय बताएगा उसके अनुसार क्या किया जाएगा, समन भेजा जाएगा। उसके बाद है सब रूल 3। सब रूल 3 क्या बात करता है, इस समन की तामील प्रतिवादी को या तामील का प्रतिग्रहण करने के लिए सशक्त उसके अभिकर्ता को संबोधित रसीदी रजिस्ट्री, डाक द्वारा अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा या ऐसी कोरियर सेवा जो हाई कोर्ट अथवा उपनियम 1 में निर्दिष्ट न्यायालय द्वारा अनुमोदित हो। अब यहाँ पे क्या क्या बताया गया है, अब की जो तामील है, समन की तामील प्रतिवादी को कैसे की जाएगी, तामील का प्रतिहरण करने के लिए सशक्त उसके अभिकर्ता को संबोधित, अर्थात जो उसका एजेंट होगा प्रतिवादी का, उसको कैसे किया जाएगा, या तो रसीद रजिस्ट्री द्वारा किया जाएगा, या फिर डाक द्वारा किया जाएगा, या स्पीड पोस्ट द्वारा किया जाएगा, या ऐसी कोरियर सेवा जो क्या है, जो हाई कोर्ट या फिर उप नियम 1 में जो निर्दिष्ट न्यायालय है उसके द्वारा कोई अनुमोदित किया गया, जो रीति अनुमोदित की गई है, कोई ऐसा प्रोसीजर बताया गया है उसके द्वारा, अथवा
हाई कोर्ट द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा उपबंधित फैक्स अर्थात जो समन है वो फैक्स के द्वारा भी क्या किया जा सकता है, तामील करवाई जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा के द्वारा भी करवाई जा सकती है, या फिर दस्तावेज को भेजने के लिए अन्य साधन जितने भी हैं उनके द्वारा क्या किया जा सकता है, एक प्रति परिदत्त या पारेषित करके की जा सकती है। तो ये सारी चीजें हैं आपकी सब रूल 3 में बताया गया है। उसके बाद है परंतु यहाँ पे कि प्रोवाइजो बताया गया है, परंतु यह कि इस उपनियम के अधीन समन की तामील वादी के व्यय पर की जाएगी। अब मान लीजिए जो यहाँ पे ऊपर बताया तो गया है कि स्पीड पोस्ट, कोरियर सेवा, रजिस्ट्री डाक, ये सारी चीज इसमें पैसे तो लगेंगे। अब जो पैसा लगेगा तो जिस पक्षकार ने इसे समन की के लिए आवेदन किया है उस पक्षकार से क्या किया जाएगा, तामील के व्यय के रूप में किया जाएगा, उससे लिया जाएगा, अर्थात जो पक्षकार है उनसे वसूला जाएगा वो पैसा। तो क्या है कि कोर्ट अपने पैसे पे तो किसी को भेजेगी नहीं समन, तो जब तक पैसे जमा नहीं करेंगे पार्टीज तब तक समन भेजा नहीं जाएगा। तो यदि प्रतिवादी उस न्यायालय की अधिकारिता के बाहर निवास करता है, अब जो प्रतिवादी है वो क्या है कि जैसे ए नाम का कोर्ट है और इसके क्या है कि इसके अधिकारिता के बाहर निवास करता है यहाँ पे, तब क्या है कि उससे समन की तामील उस अधिकारी द्वारा कराया जाएगा जो उस न्यायालय के अधिकारिता में नियुक्त है। अब मान लीजिए ए नाम का कोर्ट है, ठीक है ना, इसके बाहर निवास करता है, अब ये बी नाम के कोर्ट के अधिकारिता में निवास करता है। अब यहाँ पे जो अधिकारी होगा उसके द्वारा क्या किया जाएगा, तामील कराया जाएगा इसको। उसके बाद है यदि प्रतिवादी या उसके अभिकर्ता ने डाक वस्तु जिसमें समन है, अर्थात यदि जो प्रतिवादी है उसको समन भेजा गया, ठीक है ना, या फिर उसका अभिकर्ता है उसको समन भेजा गया है, तो डाक वस्तु में जिसमें समन है निविदत या पारित किए जाने पर ग्रहण करने से इनकार कर दिया था। अर्थात क्या जब उसको समन मिला तो उन्होंने इनकार कर दिया कि हम ये समन नहीं ले सकते, या फिर उन्होंने क्या किया कि वो समन लेने से बच रहे हैं। तब यहाँ पे न्यायालय घोषणा करेगा कि प्रतिवादी पर समन सम्यक रूप से तामील कर दी गई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे माना जाएगा कि हाँ तामील कर दी गई, यदि उन्होंने क्या किया है, मना कर दिया कि हम इसको ग्रहण नहीं करेंगे, इनकार कर दिया उनको लेने से। उसके बाद है 6, उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय जैसी भी स्थिति हो उपनियम 1 के प्रयोजनों के लिए कोरियर एजेंसियों का पैनल बनाएंगे। ऐसा जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था कि जो कोरियर सेवाएं हैं जो हाई कोर्ट द्वारा नियमों द्वारा बनाया जाता है, ठीक है ना, तो वो सारी चीजें क्या है कि यदि उच्च न्यायालय या फिर जिला न्यायालय जैसी भी स्थिति हो उपनियम 1 के अधीन क्या कर सकते हैं, जो कोरियर एजेंसी हैं उनका पैनल बना सकती हैं जिनके माध्यम से समन की तामील करवाई जाती है। तो ये है आपका रूल 9। अब उसके बाद है रूल 9A, ऑर्डर 5 का रूल 9A क्या बात करता है, तामील के लिए वादी को समन का दिया जाना। न्यायालय नियम 9 के अंतर्गत समन की तामील के अलावा प्रतिवादी की उपस्थिति के लिए वादी को भी न्यायालय अनुज्ञा कर सकेगा कि वह समन की तामील प्रभावी करे और वादी को तामील के लिए समन परिदत्त करे। अब यहाँ पे क्या है कि जब पक्षकार हैं वो आवेदन करते हैं, ठीक है ना, किसमें रूल 9A के अंतर्गत कि हम जो है प्रतिवादी को क्या कर सकते हैं, तामील करवा सकते हैं, तो न्यायालय अनुज्ञा देगा और उनको क्या करेगा, जो समन है वो पार्टीज को परिदत्त कर देगा, और जो पार्टीज जो है ठीक है ना, वादी है उसको क्या करेगा, परिदत्त कर देगा, और वादी जो है प्रतिवादी को तो उसकी तामील करवा देगा। इसके लिए क्या बताया गया इसको कि जो न्यायालय है उसको अनुज्ञा प्रदान कर सकेगा कि आप जाके तामील की प्रभावी कर सकते हैं और जो प्रतिवादी है उसको क्या करें, तामील करवाएं। उसके बाद है उपनियम 2 में इसमें बताया गया इस नियम के अंतर्गत वैयक्तिक रूप से तामील कराए जाने वाले समनों के बारे में नियम 16 से 18 के प्रावधान इस प्रकार लागू होंगे, मानो तामील कराने वाला व्यक्ति क्या है, तामील कराने वाला प्राधिकारी है अर्थात अधिकारी था। तो ये चीज बताता है आपका रूल 9A, इसको बोला जाता है दस्ती समन, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, जो रूल 9A है इसको बोला जाता है दस्ती समन, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद है रूल 10। रूल 10 क्या बात करता है, तामील के ढंग के बारे में। समन की तामील उसकी ऐसी प्रति के परिधान या निविदान द्वारा की जाएगी जो न्यायालय ऐसे अधिकारी द्वारा इस निमित्त करे हस्ताक्षरित हो और उस न्यायालय की मुद्रा हो। अब यहाँ पे जो तामील करने का ढंग होगा वो कैसा होगा कि ऐसी प्रति के परिधान या निविदान द्वारा, अर्थात जो समन जारी किया जाता है उसके जो प्रति होती है उसको दे दिया जाता है, जो प्रतिवादी हैं उनको उनको दिया जाता है, या फिर निविदान द्वारा किया जा सकता है, या फिर जो न्यायालय है ऐसे अधिकारी द्वारा
कर दिया जा सकता है जो हस्ताक्षरित हो और न्यायालय की मुद्रा लगी, अर्थात जो समन होता है उसमें न्यायालय की मुद्रा लगी होनी चाहिए, हस्ताक्षरित होनी चाहिए, ठीक है ना, और उसकी जो प्रति है वो प्रतिवादी को दिया जाएगा, उसके द्वारा क्या किया जा सकता है, तामील करवाया जा सकता है। तो यहाँ पे बताया गया तामील का ढंग। तो यहाँ पे दो तीन चीजें बताइए, क्या क्या, परिधान, निविदान या फिर जो भी है हस्ताक्षरित होना चाहिए जो भी सामान हो, और न्यायालय की मुद्रा लगी होनी चाहिए, ये चीज बताया गया आपका रूल 10 में। रूल 11 में बताया गया अनेक प्रतिवादियों पर तामील। यदि मान लीजिए किसी केस में क्या है कि एक से अधिक प्रतिवादी हैं, तो वहां पर क्या होगी, कैसे तामील किया जाएगा। तो यहाँ पे यदि अन्यथा विहित के सिवाय, अर्थात यदि कोई ऐसा अन्य रूल बना है, कोई नियम बना है, तब तो ठीक है, लेकिन यदि ऐसा कोई रूल नहीं बना है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जहाँ एक से अधिक प्रतिवादी हैं, वहां समान की तामील हर एक प्रतिवादी पर की जाएगी। अर्थात मान लीजिए बी, सी, डी सभी हैं प्रतिवादी, तो यहाँ पे क्या होगा, समन की प्रति, एक प्रति इसकी जाएगी, एक प्रति इसको, एक प्रति इसको, मतलब सभी जितने भी प्रतिवादी होंगे सभी को एक एक प्रति की तामील करवाई जाएगी। ये बताता है आपका रूल 11। उसके बाद है ऑर्डर 5 का रूल 12। रूल 12 क्या बात करता है, जब साध्य हो तब समन की तामील स्वयं प्रतिवादी पर अन्यथा उसके अभिकर्ता पर की जाएगी। अब यहाँ पे क्या बात की कि जहां कहीं भी ये साध्य हो वहां स्वयं प्रतिवादी पर की जाएगी, किंतु यदि तामील का प्रतिग्रहण करने का कोई सशक्त उसका कोई अभिकर्ता है तो उस पर तामील पर्याप्त होगी। अब यहाँ पे बस इतनी चीज बताई गई है कि मान लीजिए ऐसा कोई साधन है कि डायरेक्ट क्या किया जा सकता है, प्रतिवादी पर तामील करवाई जा सकती है, या फिर इसके कोई अभिकर्ता है उस पर तामील करवाई जा सकती है, अभिकर्ता है वह तामील प्रतिग्रहण करने के लिए क्या है, सशक्त है, तो उसको क्या होगी, तामील पर्याप्त होगी। बस ये चीज बताया गया आपका रूल 12 में। रूल 13 में बताया गया है कि उस अभिकर्ता पर तामील जिसके द्वारा प्रतिवादी कार्यवार करता है। अब मान लीजिए यहाँ पे कि किसी कारोबार या काम से संबंधित किसी ऐसे बाद में जो किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध है जो उस न्यायालय के अधिकारिता में निवास नहीं करता जिसने समन निकाला है, उस उसने किसी भी प्रबंधक या अभिकर्ता पर तामील ठीक तामील समझी जाएगी जो तामील के समय ऐसी सीमाओं के भीतर ऐसे व्यक्तियों के लिए स्वयं कारोबार करता है। बस इतनी सी बात बोली गई इसमें। मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति है जो अमेरिका में रहता है, और जो बी नाम इसका जो एजेंट है, बी नाम का व्यक्ति वो कहाँ रहता है, भारत में रहता है, उस न्यायालय की अधिकारिता में रहता है जहाँ पे केस संस्थित किया गया है। तब यहाँ पे क्या है कि जो बी है ए के नाम पे क्या करता है, कारोबार करता है, या फिर उसके नाम पे कुछ ऐसा कार्य करता है यहाँ पर इंडिया में। तो यहाँ पे क्या है कि जो बी है इसको क्या किया जा सकता है, समन की तामील करवाई जा सकती है, ठीक है। तो बस इतनी चीज बोली गई। यदि जो उसका अभिकर्ता है, एजेंट है, उस पर तामील की जा रही है तो वो ठीक तामील समझी जाएगी। लेकिन वहां पे क्या है कि जो ऐसा प्रबंधक है, उसका एजेंट है या फिर मैनेजर है, वो क्या होना चाहिए, उसके कोई कार्य कर रहा होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि ए नाम का व्यक्ति जो अमेरिका में रहता था, उसके अगेंस्ट उसके फेवर में कोई काम करता हो, यहाँ पे उसकी कोई कंपनी है, कोई ब्रांच है किसी भी कंपनी की, तो यहाँ पे क्या है, जो मैनेजर होगा या फिर उसका एजेंट होगा उस पर तामील की जाएगी, वो ठीक तामील समझी जाएगी। उसके बाद है रूल 15। रूल 15 क्या बात करता है, जहां तामील प्रतिवादी के कुटुंब के वयस्क सदस्य पर की जा सकेगी। अर्थात जब प्रतिवादी को सवन की तामील किया जाना है, और क्या है जो, अर्थात अब इसको एग्जाम्पल समझते हैं, आपको सही से समझ में आएगा। अब यहाँ पे मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति था और इस पे तामील की जानी थी, ठीक है, लेकिन जब तामील करने वाला अधिकारी था वो गया इसके निवास स्थान पे, तो यह क्या है, वो नहीं मिला, और उसने बहुत प्रयास किया कि वह मिल जाए, तो लेकिन यह क्या हुआ, सम्यक तत्परता के बाद भी वह नहीं मिला। तब यदि इसके परिवार का कोई सदस्य है, वयस्क सदस्य, अब हो सकता है वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उसको क्या की जा सकती है, उसकी ओर से समन की तामील करवाई जा सकती है। यही चीज आपको बताया गया सीआरपीसी सेक्शन 64 में, आप देखेंगे तो यही सेम चीज बताई गई है वहां पर भी। तो आप इसको कोरिलेट करके पढ़िए, समझ में आएगा। अब यहाँ पे एक स्पष्टीकरण बताया गया कि सेवक कुटुंब का सदस्य नहीं है। मान लीजिए कोई नौकर है, वयस्क भी है, ठीक है ना, तो फिर भी वो क्या कुटुंब का सदस्य नहीं कहलाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि किसको, परिवार के किसी सदस्य पर जो उसके साथ निवास कर रहा हो, ठीक है ना, और वयस्क हो, चाहे स्त्री हो या चाहे पुरुष, उसको क्या किया जा सकता है, उसकी ओर से तामील करवाया जा सकता है। लेकिन वो क्या है, सेवक जो है उसका कुटुंब का सदस्य नहीं माना जाएगा, जो नौकर है। और यही चीज आपके सेक्शन 64 ऑफ सीआरपीसी में भी बताया गया है। उसके बाद है रूल 17। रूल 17 क्या बात करता है कि जब प्रतिवादी
का तामील का प्रतिग्रहण करने से इनकार करे या ना पाया जाए तब प्रक्रिया। अर्थात जिसको तामील करवाई गई है, ठीक है ना, प्रतिवादी को वो नहीं मिलता है या फिर और उसका एजेंट भी नहीं है कोई, तब कैसा क्या होगा प्रक्रिया। तो यहाँ पे क्या है, जब प्रतिवादी या उसका अभिकर्ता अब स्वीकृति पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर देते हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए समन की तामील करवाई गई, लेकिन वहां पे क्या है, उन्होंने इनकार कर दिया उसका प्रतिग्रहण करने से, ठीक है ना, उसके अब स्वीकृति पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया कि हाँ मुझे समन मिल गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि उन्होंने मना कर दिया, या फिर जहां तामील करने वाला अधिकारी सम्यक और युक्ति तत्परता के बरतने के पश्चात भी प्रतिवादी को नहीं पा सका। अर्थात जो तामील करवाने वाला अधिकारी था, उसने बहुत ढूंढा लेकिन वो प्रतिवादी नहीं मिल सका, और ऐसा कोई अभिकर्ता भी नहीं है जो क्या समन की प्रतिग्रहण कर सके। तब क्या होगा, अब यहाँ पे क्या है कि तामील करने वाला अधिकारी जो है उस गृह में जिसमें क्या करता है, प्रतिवादी निवास करता है या कारोबार करता है या अभिलाप के लिए क्या करता है, स्वयं काम करता है, तो उसके बाहरी द्वार पर, ठीक है ना, जो घर है उसके बाहरी द्वार पर या फिर अन्य किसी सहज दृश्य भाग पर लगाएगा, ठीक है ना। सहज दृश्य भाग का मतलब क्या होता है कि जहां पर आसानी से लोगों को नजर आ सके, तो वहां पर क्या करेगा, वह मूल प्रति को उस पर पृष्ठांकित उस पर लगाएगा, ठीक है ना, सहज दृश्य भाग पर वहां चिपका देगा, चस्पा कर देगा, और उसके बाद जो मूल प्रति होगी उस पर पृष्ठांकित करके और ऐसी रिपोर्ट तैयार करेगा कि उसमें, और रिपोर्ट में क्या होगा कि ऐसे उसने प्रति को लगा दिया, ठीक है ना, उसने ऐसे जो समन था उसकी जो प्रति है उसको वहां पे चश्मा कर दिया है, इस चीज का कथन लिखेगा उसमें रिपोर्ट में, और ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिसमें उसने ऐसी तामील करवाई, इसका कथन होगा, या फिर जिनमें उसने ऐसा किया, ठीक है ना, उसने ऐसा किया और जिस व्यक्ति ने उसका गृह पहचाना था, मान लीजिए ए प्रतिवादी था और बी नाम का जो व्यक्ति था, इसने पहचाना कि हाँ ये ए का ही घर है, तो यहाँ पे क्या किया, उस अधिकारी ने यहाँ पे चस्पा कर दिया उस तामील समन की एक प्रति को। तो जिस व्यक्ति ने उसका गृह पहचाना था उसका नाम और पता कथित होगा उस रिपोर्ट में, ठीक है ना। ये सारी चीजें रिपोर्ट बना के उस न्यायालय को लौटाएगा जिसने क्या किया है, समन निकाला है। तो ये चीज बताता है आपका रूल 17। तो रूल 17 क्या बात करता है, यदि तामील जिसको करवानी है प्रतिवादी है वो प्रतिग्रहण करने से इंकार कर देता है या नहीं पाया जाता है और उसका एजेंट भी नहीं है, ठीक है, तो वहां पे क्या किया जाएगा, जो तामील करवाने वाला अधिकारी है उसके निवास गृह पर, जहाँ पे या फिर वो कारोबार जहाँ करता है या फिर जहाँ पे स्वयं अभिलाप के लिए स्वयं कार्य करता है, उसके बाहरी द्वार पर क्या किया जाएगा, उसमें जो उसकी प्रति है, ठीक है, समन की, उसको लगाएगा, चस्पा करेगा और उसकी एक रिपोर्ट किसको लौटाएगा, उस न्यायालय को जहां से सामान निकाला गया था। उसके बाद है रूल 20। रूल 20 बात करते हैं प्रतिस्थापित तामील के बारे में, अर्थात जहां न्यायालय का अब यहाँ पे क्या है, ऊपर जो रूल 17 था, यहाँ पे जो कोर्ट है वो ऑर्डर देता नहीं है कि वहां पे जाके चस्पा करो, ठीक है ना, कि वहां पे लगाओ उस प्रति को, समन की प्रति को, लेकिन जो ऑर्डर 20 है यहाँ पे क्या है, कोर्ट ऑर्डर देता है कि जाके उसके किसी निवास गृह पर उसके सहज दृश्य भाग पर चस्पा करे समन की प्रति। ये दोनों डिफरेंस होता है आपका रूल 17 और रूल 20 में। यहाँ पे कहीं जहां न्यायालय का समाधान हो जाता है कि ये, या फिर विश्वास करने का कारण है कि प्रतिवादी इस प्रयोजन से, किस प्रयोजन से, कि उस पर तामील ना हो पाए, समन की तामील ना हो पाए, वो सामने आने से क्या है, बच रहा है, या फिर समन की तामील मामूली प्रकार से किसी अन्य कारण से नहीं की जा सकती है, वहां न्यायालय आदेश देगा कि समन की तामील उसकी एक प्रति न्याय सदन में, न्याय सदन का मतलब क्या है कि जो समन की एक प्रति कोर्ट में लगाई जाए, और जो दूसरी प्रति है, ठीक है ना, एक प्रति उसके निवास गृह पर, अर्थात ऐसा गृह जिसमें प्रतिवादी ने क्या किया, अंतिम बार स्वेच्छा से निवास किया, अंतिम बार, अर्थात अब तो मिल नहीं रहा है, अब जिस गृह में अंतिम बार निवास किया है वहां पर, या जहां कारोबार करता था वहां पर, किसी या उसके सहज दृश्य भाग पर लगाकर या अन्य रीति से जैसा न्यायालय ठीक समझे की जाए। तो यहाँ पे क्या है कि या तो प्रतिस्थापित तामील में क्या बताया गया है कि यदि वह नहीं मिलता है, ठीक है, विश्वास करने का कारण है न्यायालय को कि वह बच रहा है समन की तामील से, तो वहां पर क्या किया जाएगा, जो समन है उसकी एक प्रति न्यायालय में लगाई जाएगी और एक प्रति उसकी जहाँ पे उसने अंतिम बार स्वेच्छा निवास किया है, कारोबार किया है, वहां पर लगाया जाएगा, उसके गृह में निवास लगाया जाएगा। उसके बाद है रूल इसमें सब रूल 1A में, ठीक है ना,
यहाँ पे बताया गया है कि जहां उपनियम 1 के अधीन कार्य करने वाला न्यायालय समाचार पत्र में विज्ञापन द्वारा तामील करने का आदेश देता है, अर्थात जो न्यायालय है वो समाचार पत्र में भी क्या कर सकता है, तामील करवाने का आदेश दे सकता है। लेकिन जो समाचार पत्र होगा कैसा होगा, ऐसा होना चाहिए जो जिसका परिचालन उस स्थानीय क्षेत्र में हो जहाँ पे वो प्रतिवादी अंतिम बार निवास करता रहा हो या कारोबार करता रहा हो। अर्थात कि जो डेली वाला न्यूज़पेपर हो, ये नहीं कि जो साप्ताहिक न्यूज़पेपर है उसमें दे दें, ऐसा नहीं है। कैसा न्यूज़पेपर होना चाहिए जो उस स्थानीय क्षेत्र में जहाँ पे प्रतिवादी ने अंतिम बार निवास किया है या कारोबार किया है, उस स्थानीय क्षेत्र में क्या होना चाहिए, परिचालन में होना चाहिए वो समाचार पत्र, तभी वहाँ पे क्या होगा, ये वैलिड होगा। उसके बाद है सेकंड उपनियम 2, रूल 20 का उपनियम 2, प्रतिस्थापित तामील का प्रभाव। जो प्रतिस्थापित तामील है यानी कि सब्स्टिट्यूटेड जो तामील है उसका प्रभाव क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा। तो यहाँ पे पता है कि न्यायालय के आदेश द्वारा प्रतिस्थापित तामील इस प्रकार प्रभावी होगा मानो वह स्वयं प्रतिवादी पर की गई हो। अब यहाँ प्रतिवादी तो मिल नहीं रहा है, बच रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका प्रभाव क्या होगा प्रतिस्थापित तामील का, इसका प्रभाव वही होगा कि मानो कि स्वयं क्या किया गया है, प्रतिवादी पर उसकी तामील करवाई गई है। उसके बाद है उपनियम 3। उपनियम 3 बताया गया जहां तामील प्रतिस्थापित की गई हो वहां उपसंजाति के लिए समय नियत किया जाना। अर्थात इस प्रकार के तामील में प्रतिवादी के उपसंजात होने के लिए ऐसा समय नियत करेगा जो उस मामले में अपेक्षित है। अर्थात जो प्रतिस्थापित तामील है उसके लिए एक समय नियत करेगा कि आप इतने दिन के भीतर क्या कर सकते हैं, उपसंजात हो सकते हैं न्यायालय में। अब हो सकता है, मान लीजिए आज 4 तारीख मान लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या किया, 4 तारीख को जो ए नाम का कोर्ट है, तो यहाँ पे क्या किया, प्रतिस्थापित तामील करवा दी, वहां पे चस्पा करवा दिया। अब हो सकता है कि जो प्रतिवादी है वो यहाँ पे ना हो, कहीं और हो, उसको सूचना नहीं ना मिल पाए, इसलिए पर्याप्त समय देता है, उसमें निर्दिष्ट करता है कि इतने दिन के अंदर आपको उपसंजात होना है। उसके बाद है रूल 24, कारागार में प्रतिवादी पर तामील। अब हम यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट रूल्स है वही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कारागार में प्रतिवादी पर तामील, जहाँ प्रतिवादी क्या है कि कारागार में प्रयुक्त है, ठीक है ना। मान लीजिए कोई ऐसा डिफेंडेंट है जो प्रतिवादी है, वो जेल में बंद है, तो वहां पर समन की तामील कैसे होगी, समन की तामील उस कारागार के जो भार साधक अधिकारी होता है, ठीक है ना, उसको प्रतिवादी पर तामील करने के लिए परिदत्त किया जाता है। अब कैसे किया जाएगा, या तो डाक द्वारा किया जाता है या कोरियर सेवा के द्वारा किया जा सकता है, ठीक है ना, जो न्यायालय द्वारा क्या हो, अनुमोदित फैक्स द्वारा भी हो सकता है, या इलेक्ट्रॉनिक मेल सेवा या किसी अन्य साधन द्वारा जिसका उपबंध हाईकोर्ट द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन किया जाए, उसके अनुसार क्या किया जा सकता है, भेजा जा सकता है। यहाँ पे इतने सारे क्या है, साधन हैं समन की तामील करवाने के लिए, या तो भार साधक द्वारा, ठीक है ना, या तो क्या है कि डाक द्वारा, फैक्स द्वारा, या फिर किसी अन्य साधन से क्या कर सकता है, भेज सकता है, समन की तामील करवा सकता है। उसके बाद है रूल 25। रूल 25 क्या बात करता है, वहां तामील जहां की प्रतिवादी भारत के बाहर निवास करता है और उसका अभिकर्ता नहीं है। अब मान लीजिए कोई ऐसा प्रतिवादी है जो भारत के बाहर निवास करते हैं, मान लीजिए अमेरिका में निवास करता है और इसका जो कोई एजेंट नहीं है इंडिया में, ठीक है। तो यहाँ पे उसके उस पर तामील कैसे की जाएगी, तो यहाँ पे बताएगा कि जहाँ प्रतिवादी भारत के बाहर निवास करता है और उसका कोई अभिकर्ता नहीं है, तो वहां पर ऐसे स्थान भारत के बाहर अर्थात और उस स्थान के बीच जहाँ न्यायालय स्थित है, डाक द्वारा संचार है तो उस पते पर जहाँ वह निवास करता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए जो अमेरिका है और ये भारत है, ठीक है ना, इन दोनों के बीच यदि डाक संचार शुरू है, डाक सेवा संचार है, ठीक है ना, संचालित है, तो वहां पे क्या होगा, डाक द्वारा उस जो प्रतिवादी है उसके निवास स्थान पर किया जाएगा, जहां पे वो निवास करता है वहां पर समन की तामील करवाई जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ परंतु बताए गए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे उसके पहले देखना, डाक द्वारा या फैक्स द्वारा हाईकोर्ट एवं कहीं अन्य साधन द्वारा समन भेजा जा सके, अर्थात जो डाक द्वारा भी भेजा जा सकता है, फैक्स के द्वारा भी भेजा जा सकता है, या फिर हाईकोर्ट कोई अन्य नियम बनाता है उसके द्वारा भी भेजा जा सकता है। परंतु ऐसा प्रतिवादी यदि बांग्लादेश या पाकिस्तान में निवास करता है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, यदि बांग्लादेश या पाकिस्तान में निवास करता है तो वहां पर समन उसकी एक प्रति सहित और उस देश के किसी अन्य न्यायालय को, जो हाई कोर्ट नहीं हो, हाई कोर्ट को नहीं भेजा जाएगा, लेकिन हाई कोर्ट की जो अधीनस्थ जो भी कोर्ट है उसकी अधिकारिता में क्या होगा, उस न्यायालय को भेजा जाएगा प्रतिवादी जहां निवास करता है। अर्थात जब मान लीजिए पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंडर में क्या है, ये ए नाम का कोर्ट है, इसके अधीन वो क्या करता है, प्रतिवादी निवास करता है, तो इस न्यायालय को क्या किया जाएगा, भेजा जाएगा। लेकिन ये न्यायालय हाई कोर्ट नहीं होना चाहिए, हाई कोर्ट के अधीनस्थ कोई कोर्ट होगा उसको भेजा जा सकता है।
ये चीज बताया गया है। उसके बाद है ये दूसरा परंतु है, ये कोई प्रतिवादी बांग्लादेश और पाकिस्तान का लोक से अधिकारी है, ठीक है ना, पब्लिक सर्वेंट के रूप में कार्य कर रहा है, लेकिन वह सेना नौसेना वायुसेना नहीं है, ठीक है ना, या उस देश की रेल कंपनी का लोक सेवक है, तो वहां पर सामान उसकी एक प्रति सहित क्या किया जाएगा, उस प्रतिवादी पर तामील के लिए उस देश के ऐसे अधिकारी को भेजा जाएगा जिसे केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे। अब यहाँ पे क्या है कि यदि लोक अधिकारी है तो किसको भेजा जाएगा, उस अधिकारी को भेजा जाएगा तामील करवाने के लिए, जो केंद्र सरकार निर्दिष्ट करे, किसमें नोटिफिकेशन जारी करके राजपत्र में गैजेट में जो जारी किया जाता है उसमें निर्दिष्ट करेगी केंद्र सरकार। उसके बाद है रूल 30 जो हमारा लास्ट है, ठीक है ना, इसमें सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है, समन के बदले पत्र का प्रतिस्थापित किया जाना। मान लीजिए समन जारी किया जाता है किसी व्यक्ति को, उसकी जगह पत्र भी प्रतिस्थापित किया जा सकता है, अर्थात पत्र भेजा जा सकता है, पत्र के द्वारा किसी को बुलाया जा सकता है। यहाँ पे क्या है, जहां न्यायालय की राय है कि प्रतिवादी ऐसी पंक्ति का है, अर्थात किसी ऐसे रैंक का है कि जो इस बात का हकदार बनाती है कि उसके प्रति सम्मान पूर्वक बर्ताव किया जाए, तो वहां समन के बदले पत्र भेजा जाएगा जो न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षरित होगा। अब यहाँ पे क्या है, मान लीजिए कोई ऐसे अच्छे पद पे है, ठीक है ना, अच्छे रैंक पे है, जिसको क्या है सम्मान पूर्वक वहां पे बुलाया जाना चाहिए, तो यहाँ पे क्या करेगा, जो कोर्ट है उस समन के बदले उसको जो एक पत्र भेजेगी जहाँ पे वो न्यायालय जो न्यायाधीश है, ठीक है ना, उसके हस्ताक्षर होंगे, उसको सम्मान पूर्वक वहां पे उपसंजात होने के लिए एक पत्र जारी करेगी। तो ये है आपका रूल 30। तो आई होप आपको ये रूल ऑर्डर 5 पूरा समझ में आया होगा, जहां पे हमने ऑर्डर 5 में रूल 1 से लेकर 30 तक के प्रोविजन हमने कवर कर लिए हैं। तो यदि आपको मेरे लेक्चर से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मेरे इस इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैसेज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो यदि आपको ये समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं ऑर्डर 16 और 16A के बारे में, तो देखना मत भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन।